जय हिंद, जोहार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही क्लास द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि आपको क्लासेस डेली मिलती रहेगी, तो डेली एक क्लास नहीं, क्लास के तो सिलसिले रहेंगे। लेकिन अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे। हमारी जान पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए, ये रूम, ये कमरा, ये स्टूडियो भी हमको पहचान ले, आपको पहचान ले, तो मज़ा आ जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात हम क्या करने वाले हैं। आज हम किसी चैप्टर को शुरू नहीं कर रहे। किसी भी गणित के, रीजनिंग के, जीएस के, इंग्लिश के, हिंदी के, गुजराती के, मराठी के चैप्टर के बारे में बात नहीं होगी। आज बात होगी सीधे एग्जाम के बारे, सीधे उस बात के बारे जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको लिखना है, जहां आपको अकेले बैठना है। वो है रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, जहां आप जाकर के वो सारी की सारी जो मेहनत हो रही है वो इसी के लिए तो हो रही है कि आपको जाकर के एग्जाम देना है। आज चैप्टर को शुरू करने से पहले, यानी हम आपको जो भविष्य में चैप्टर पढ़ाएंगे सिखाएंगे, उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। आज हम मैथमेटिक्स को लेकर के आपके सामने खड़े हुए हैं और जो भी क्वेश्चन आपको आज दिखेगा वो सारे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और किसी एक चैप्टर के नहीं, मिले जुले मिसलेनियस चैप्टर होंगे। उससे होगा क्या, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं और आपको यह भी आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। यानी अगर आप आज भी स्कूल और कॉलेज के मेथड पे लगे हुए हैं तो आज भी एग्जाम नहीं निकला, और बहुत दुख के साथ बताना पड़ेगा कि कल भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो स्कूल और कॉलेज के ट्रेडिशनल मेथड से हट करके एक अप्रोच, मैथमेटिक्स अप्रोच होता है जिसको हम लोग एग्जाम अप्रोच कहते हैं। यानी गणित बनाना एक अलग चीज है, मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे हैं, एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम का अप्रोच बहुत अलग चीज है। हम उन बच्चों से हम ज्यादा कनेक्ट अभी कर पाएंगे इस बात पे, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिनका स्कूल में हिंदी या इंग्लिश बहुत अच्छा था। उनको लगता था कि मेरा इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, या किसी को लगता था कि मेरा हिंदी तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब उन्होंने एसएससी की तैयारी की या जेएसएससी की तैयारी की या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी की जिसमें हिंदी का व्याकरण और इंग्लिश का ग्रामर आता है, तब दूध का दूध और पानी का पानी आगे अलग हो गया। तो इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना एक अलग बात है, एग्जाम अप्रोच एक अलग बात है। हम इंग्लिश जितनी भी अच्छी बोले, हिंदी जितना भी अच्छा बोले, लेकिन अगर एग्जाम के अप्रोच पे नहीं काम करेंगे तो मेरा पढ़ा पढ़ाया इंग्लिश पूरे स्कूल का, मेरा पढ़ा पढ़ाया हिंदी पूरे स्कूल का कोई काम नहीं आता है। क्योंकि एग्जाम में अप्रोच अलग लगाना पड़ता है। हम इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश में फेल हो सकते हैं, हिंदी जानते हुए भी हिंदी व्याकरण में कम अंक आ सकते हैं। तो एग्जाम निकालने का तरीका अलग है बेटा। और यही गलती लोग अक्सर पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी गणित में करते हैं। स्कूल और कॉलेज के मेथड को लगाते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम नहीं निकलेगा, आपकी एज निकल जाएगी। तो एज को बचाना है तो देखिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत नई चीज को सीखने वाले हैं। आपको क्लास के बाद एक जरूर मन में आपको एक बात सोचिएगा कि अरे यार, इस तरह से भी गणित को सोचा जा सकता था, इस तरह से भी मैथ्स को बनाया जा सकता था, पहले कोई क्यों नहीं बताया। पहले अगर हमको पता होता तो शायद हम एग्जाम निकाल लेते। लेकिन आज से आपको पता है और आज से आप वादा कीजिए कि एग्जाम निकाल लीजिएगा। आइए एग्जाम अप्रोच को देखते हैं कि एग्जाम अप्रोच क्या होता है और इसे किस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को हल करते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चंस दिखेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कह सकते कि अपने मन से या किसी भी अंट शंट किताब से उठाया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल नया होगा। क्वेश्चन तो 2016 का है, तरीका 2025 का है। तरीका बिल्कुल नया होगा, तरीका इतना लेटेस्ट होगा कि आपको एग्जाम निकालने में कोई बाधा दे नहीं सकता। देखिए एक क्वेश्चन है कि 13, 19, 21 और 22 का एलसीएम क्या होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल होंगे उस भाषा में पढ़ लीजिएगा। 13, 19, 21 और 22 का एलसीएम क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सर एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड,
तो 13 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो 13 एक ऋण संख्या है, प्राइम नंबर है, नहीं टूटेगा। 19 एक प्राइम नंबर है, नहीं टूटेगा। 21 टूटेगा सर 7 इंटू 3 में। 22 टूटेगा सर 11 इंटू 2 में। तो यहां से तो संख्या टूट गया। आगे क्या, आगे ये है कि सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका उत्तर बताना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन में जो आंसर होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो ये तो सब करेगा। एग्जाम में तो दो ही तरह का लड़का है भीड़ में, एक जो इसको नहीं बनाएगा और दूसरा जिसको मल्टीप्लाई करके समय बर्बाद करेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, चाहे सीधा मल्टीप्लाई करिए चाहे सीढ़ी बना करके मल्टीप्लाई करिए। लेकिन ये दोनों तरीका बहुत बेकार है। ये दोनों तरीका स्कूल का तरीका है जहां पे एक एक के लिए 5-5 अंक दिए जाते थे। यहाँ एग्जाम निकालना है, कम समय पे ज्यादा काम करना है। कम समय पे ज्यादा काम उस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं हो सकता। हमने क्या बोला कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा उठा करके दिखा देंगे कि कैसे बनाना है। पूरा घटना चक्र पढ़ा सकते हैं हम इसी मेथड से। बस तुम टिके रहना और देखते रहना कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। और मेरे बात को समझो, एग्जामिनर जो तुमको क्वेश्चन देता है ना, वो कभी इस तरह से नहीं देता है कि तुम परेशान होकर के समय बर्बाद करो। वो तो समय बर्बाद करने वाले को छांटना चाहता है, और जो क्विक अप्रोच वाला बच्चा है, जो सही अप्रोच जानता है, उसको रखना चाहता है। अब हम तुमको एक बात बताते हैं। 3 प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं तुम्हारे सामने, लगातार प्राइम नंबर 7, 9, 13। ये 3 अभाज्य संख्या है ना, लगातार 11, 13। 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन है, क्योंकि 9 तो 3 से कटेगा, 11 है सर। 11 के बाद 12 नहीं है सर, कौन है सर, 13 है। ये 3 लगातार प्राइम नंबर जो है 7, 11 और 13, इनको मल्टीप्लाई करके हमेशा आता है 1001। कितना आता है, 1001। जब भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1001। तो देखो इस क्वेश्चन में वो यही तो चेक करवा रहा था कि हाँ 7 है कि नहीं। हाँ है सर 7, 21 में। 3 है कि नहीं, हाँ है सर 7, 3, 21 में। और 11 है कि नहीं, हाँ है सर 11, 22 में। और 13 है कि नहीं, हाँ है सर 13। यानी अगर हमको किसी भी गुना में, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में ये 3 मिल जाए, 7, 11, 13, तो उसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है बोलो, 1001। प्रॉपर्टी समझना है, एग्जाम का अप्रोच समझना है। गुना जोड़ करके एग्जाम नहीं निकलता, निकलता होता तो निकल गया होता, वैसे नहीं निकला। आ जाओ मेरे पास, निकलवा देंगे। तो यहां पे सीखो, 7, 11, 13, ये 3 संख्या जब भी दिखे तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना बनता है बेटा, 1001। 1001 की क्या प्रॉपर्टी है सर, 1001 बोलता है कि आप हमको किसी से भी गुना कर दीजिए, हम उस संख्या को दोहरा देंगे, यानी ABC ABC कर देंगे। आप हमको किसी से भी गुना कर दीजिए, हम उसको दोहरा देंगे। 1001 बोलता है कि आप हमको क्या कीजिए कि 312 से गुना कर दीजिए, हम 312 को ही दोहरा देंगे, यानी 2 बार कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। एक साधारण बच्चा गुना करेगा, लेकिन एक दिमाग वाला बच्चा देखेगा 7, 11, 13 संख्या दोहरा दी गई, 7, 11, 13 संख्या दोहरा देगी। 7 है इसमें, 11 है इसमें और 13 है इसमें, संख्या दोहरा दी गई। तो वही आंसर होगा जो संख्या दोहराई हुई होगी। 142 के बाद 142 दोहराया वह नहीं है, ये नहीं होगा। 141 के बाद 141 दोहराया हुआ नहीं है, रिपीटेड नहीं है, नहीं होगा। 124 के बाद 124 है, ये हो सकता है। 114 के बाद 114 है, ये हो सकता है। अब तो भाई दो ऑप्शन मिल गया वैसा जो दोहराया हुआ है। मन में एक सवाल आ सकता है कि सर 4 ऑप्शन दे दिया दोहराया हुआ, तब आप तो बहुत बोल रहे थे कि दोहराया हुआ आंसर होगा, यहां तो 2 ऑप्शन में दोहराया हुआ हो गया। क्वेश्चन को वापस एक झलक देखो तो, वापस एक झलक देखो तो ये क्या बोलता है बहुत प्यार से, लघुत्तम। इंग्लिश में बात करें क्या बोलता है बहुत प्यार से, लीस्ट, यानी छोटी। लघु, लीस्ट, छोटी। तो दोनों में छोटी कौन है, 114, 114, 124 तो बड़ा हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलो बात समझ में आया क्या। एग्जाम में कैसे करना है, ये सब तो लिखना भी नहीं था, खाली क्वेश्चन को देखना था। समझ में आ रहा है कि हम इस लेवल पे पढ़ाते हैं, इस लेवल पे हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं एक बार फिर से। ठीक है, आओ यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको छोटी से छोटी एलसीएम चाहिए। अब यहाँ पे भीड़ का बच्चा है, एक लेकर के गुना कर रहा है, एक बोल रहा है कि भैया हमसे गुना होगा नहीं, हम कैलकुलेशन में पीछे, और एक तुम हो। तुम क्या करोगे, बोलोगे अरे 13 तो है यहाँ पे, 7, 11, 13 चाहिए, 7 भी है यहाँ पे, अरे 11 भी है यहाँ पे, 22 में 11 है ना, 11 दूनी 22,
अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर 11 कहाँ है, 13 कहाँ है, तो कमेंट में बताना, हम जरूर तुमको कॉल करके समझा देंगे, है ना। 7, 11, 13 क्या बोलता है कि संख्या दोहरा दी गई, तो 114, 114 दोहरा दी गई, 124, 124 दोहरा दी गई। बोला लीस्ट कॉमन लघु, लघु कौन दोनों में, ये कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है एग्जाम में। तो हमने क्या बोला कि आज चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, आज सिर्फ अपनी बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करवाएंगे और किस लेवल की तैयारी करवाएंगे वो बताएंगे। चलो आगे की कहानी। अब ये तो एलसीएम का क्वेश्चन था, अब आते हैं यहां पर। बोलता है कि x393 अगर पूरी तरह 11 से विभाजित है तो x का मान क्या है अगर x से सबसे छोटी संख्या है। 11 का नियम बहुत आसान होता है, देखो x है, 3 है, 9 है, 3 है, किससे विभाजित है बताओ, 11 से। किससे विभाजित है बताओ, 11 से। x393 किससे विभाजित है बताओ, 11 से विभाजित है, ठीक है। x393 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित करने का नियम ये है ना बेटा कि दो दो का पेयर बना दो, ये दो का जोड़ा बना दो, और प्रत्येक दो का जोड़ा को 11 से डिवाइड करते जाओ, प्रत्येक दो का जोड़ा को 11 से डिवाइड करते जाओ। जैसे हम 93 को लिए और ये 93 को ना हम 11 से डिवाइड कर दिए, 11 8 88, 13 से 8 गया तो कितना बचा, 5, और जो बचा ना उसको बगल वाले में ऐड करते जाओ, जो बचा ना उसको बगल वाले में ऐड करते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा x, और 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 8, और इसको 11 से विभाजित करना है। बात समझ में आ गया क्या, इसको 11 से विभाजित करना है। तो हम क्या किए कि दो दो का जोड़ा बना देते हैं, 11 से डिवाइड करने के लिए दो दो का जोड़ा बना देते हैं, और जो बचता है रिमाइंडर उसको बगल वाले में ऐड कर देते हैं। यही नियम हम लोग यूज करते हैं, आसान ही है ना। तो हम 7 का नियम, 11 का नियम, 13 का नियम, 19 का नियम, 37 का नियम, 1001 का नियम, 1 का नियम, -1 का नियम, सब हम लोग सीखेंगे, सब सीखेंगे, है ना। तो 11 से किए 93 को, तो 11 8 88, कितना बचा 5, बगल वाला में ऐड किए तो 5 और 3 8 हो गया। अब इसको x और 8 को इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है, 11 से विभाजित होता है, बोल दिया कि 11 से विभाजित होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान क्या होगा, यानी कौन सा संख्या हम यहाँ पे रखें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो सबको मालूम है सर कि अगर यहाँ पे 8 रखिएगा तभी तो 11 8 88 से x विभाजित होगा, अगर कुछ और रखिएगा तो विभाजित ही नहीं होगा, क्योंकि 11 क्या बोलता है कि किसी से भी गुना करेंगे तो संख्या 2 बार दोहरा दी गई। जैसे 1001 बोलता है ना संख्या 3 बार दोहरा दी गई, तो 11 बोलता है कि संख्या 2 बार दोहरा दी गई। 11 5 55, 11 6 66, 11 8 88, तो 8 के साथ क्या होगा कि संख्या दोहराई गई, तो 8, तो यानी सबसे छोटी संख्या हमको क्या मिली यहाँ पे 8। ये आया था कब, 2 4 2016 शिफ्ट 1 रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे आते हैं ना। बोलता है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये का 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है सर, मेरे बात को समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया सर, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया, अब अभी अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन आ गया सर, मेरे बात को समझिएगा। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये का 2 वर्ष के बाद 20,000 रुपये की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। यानी अगर बात करता है तो प्रिंसिपल है 80,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 80,000 रुपया, है ना। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर मूलधन प्रिंसिपल 80,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद बोलता है अमाउंट है 2 साल, है ना बेटा, कितना समय दिया हुआ 2 वर्ष, लेकिन गौर करिए कि अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, यहाँ लिखा होगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जब भी बोलता है ना तो टाइम को दुगना करते हैं, रेट को आधा करते हैं। हाफ ईयरली, वर्ष आधा बोल दिया तो टाइम को दुगना कर देंगे, उल्टा क्यों करते हैं आगे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। टाइम 2 साल दिया हुआ है तो टाइम लिख देंगे 4 साल, और रेट दिया हुआ है कितना 20%, तो रेट कितना लिख देंगे 10%, है ना। दर दिया हुआ 20% तो दर लिखेंगे 10%। अब बोला है कि कितनी रुपया हो जाएगी, यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अमाउंट। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की मदद से हम अमाउंट बता सकते हैं। 4 साल, इसको बनाने का बहुत तरीका है। एक होता है रेशियो मेथड, है ना, जैसे आपको मालूम है ना कि 2 साल का रेशियो कितना होता है सर, तो 2:1। 4 साल का रेशियो कितना होता है सर, तो 2 साल का तो पहले 2 लिख दिए हैं, उसके बाद अंत में 1 लिख दिए हैं। 4 साल, अच्छा पहले 3 साल काम कर लेते हैं।
3 साल का रेशियो कितना होता है सर? तो पहले 3 लिख दिए, अब इसको ऐड कर दिए, 2 और 1 कितना हो गया? 3, है ना। 3 लिख दिए, फिर 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब कुछ ऐड करने के लिए तो नहीं है तो 1 लिख दिए। तो इस तरह से रेशियो बनते रह जाता है ना, इस तरह से रेशियो बनते जाता है। जैसे और अच्छे से हम आपको समझा देते हैं ताकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आगे के कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो आपसे बन जाए। जैसे 2 साल का कभी भी रेशियो निकालिएगा ना तो 1:2:1 लिखिएगा। आगे का 1 क्यों लिख रहे हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। 3 साल का लिखिएगा ना तो सबसे पहले 1 लिखे, फिर 1 और 2 कितना आया? 3 आया, फिर 2 और 1 कितना आया? 3 आया, फिर कितना आया? 1 आया। 4 साल का लिखेंगे ना तो फिर शुरुआत में 1 लिख दीजिए। 1 और 3 कितना आया? 4। 3 और 3 कितना आया? 6। फिर 3 और 1 कितना आया? 4। फिर अंत में कितना लिख दीजिए? 1, है ना। तो इस तरह से रेशियो को हम लोग बनाते हैं। 5 साल का बनाएंगे तो सबसे पहले कितना लिख देंगे बेटा? 1। फिर 1 और 4 कितना होता है? 5। फिर 4 और 6 कितना होता है? 10। फिर 6 और 4 कितना होता है? 10। फिर 4 और 1 कितना होता है? 5। फिर अंत का 1, और जो शुरुआत का 1 है अब सबको हटा दीजिए तो ये रेशियो परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आसान हो जाता है ना। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का 4, 6, 4, 1। 4 साल का कितना हो जाता है? 4, 6, 4, 1 हो जाता है। 4 साल का 4, 6, 4, 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेशियो को बनाते हैं। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे ना, तो प्रिंसिपल है और रेशियो। तो 4 साल का रेशियो कितना होता है? 4, एक सेकंड सॉरी बारिश आ गया, 4, 6, 4, 1। 4, 6, 4, 1, ये 4 साल का रेशियो होता है। तो मेरे बात को समझिए कि 4 बार काम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा? 80,000। तो 80,000 का कितना परसेंट है? 10% है। रुकिएगा, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा और एकदम हताश मत होइएगा। क्यों नहीं हताश होइएगा? क्योंकि गणित का कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। क्वेश्चन को खत्म करेंगे, खत्म करने के बाद पूछेंगे समझ में आया, तब बोलिएगा हाँ सर आइंदा ऐसा में कभी गलती नहीं होगा और हमको लगता है कि हम सीआई का पूरा क्वेश्चन बना देंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप पे। बस सीखते चलिए ना। 8,000। फिर अब ये जो प्रिंसिपल है ब्याज है ना बेटा, ब्याज पे ब्याज लगता है सीआई पे। तो फिर 8,000 का 10% निकलेगा। पहले तो 80,000 का निकला, अब 8,000 का 10% निकलेगा तो कितना निकलेगा भाई? तो इसका निकलेगा 800। फिर इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 800 का फिर 10%। 4 साल है तो 4 बार होगा। कितना निकलेगा भाई? 80। फिर अब इस 80 का 10% निकलेगा। ये 80 का 10% निकल गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना आ गया भाई? 8। यानी 80,000 का पहले 8,000 आया, फिर 800 आया, फिर 80 आया और 8 आया। 10% ऐसे जब भी निकालते हैं ना तो एक जीरो कम हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 8,000 में एक जीरो हटा के 800, 800 का एक जीरो हटा करके 80, 80 का एक जीरो हटा करके 8, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब ब्याज पे ब्याज निकाल दिए, 4 साल का ब्याज पे ब्याज निकाल दिए, सबसे पहले प्रिंसिपल ले लिए, उसका 10%, उसका 10%, उसका 10%, उसका 10% ब्याज का। अब अमाउंट से गुना करेंगे रेशियो से। रेशियो कितना आता है? 4, 6, 4, 1। तो 8 चौके कितना हो गया ये आपका? 32,000। यहीं पे गुना करना ना। 8 छक कितना हो गया? 4800। यहां देखिए तो 8 चौके कितना हो गया? 32, और 8 एकम कितना हो गया? 8। यानी यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8, 9, 10, 11 का 1, यहाँ 1 आ गया, 4, 5, 6 और 1, 7, और यहाँ 3 आ गया। यानी 37,128। 37,128 आपका सीआई आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपसे क्या पूछा था बेटा? आपसे पूछा था मिश्र धन। आपसे पूछा था मिश्र धन, यानी अमाउंट। आपसे पूछा था अमाउंट। कैसे पता चलेगा सर कि अमाउंट पूछा? ऐसे पता चलेगा कि जब भी भविष्य के बारे में बात करे, हो जाएंगे, हो जाएगी, हो जाएगा, इस तरह का बात करे, भविष्य का बात करे, विल लगा दे, विल, तो समझिएगा कि अमाउंट पूछा। अब स्कूल में हम लोग रहते थे ना तो स्कूल में बोलता था मिश्र धन ज्ञात करें। अब लैंग्वेज से पकड़ना होगा। अगर कभी भी भविष्य का पॉइंट दे दिया, भविष्य, भूत, वर्तमान, ये तीनों तो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन में अप्रोच सीख रहे हैं। तो अगर भविष्य होगा तो अमाउंट पूछा। अमाउंट का मतलब होता है सर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना था? 80,000। 80,000। ब्याज कितना निकला? 37128। 37128 ऐड कर दिया जाए। 8,
2 1 7 8 9 10 11 117128 117128 ये रहा आंसर 117128। ये तो एक मेथड हो गया। हम इस मेथड ट्रेडिशनल मेथड में भी हमने इस फॉर्मूला को नहीं यूज किया जो a इक्वल टू सी आई इक्वल टू ए पी 1+r/100 पावर n इसका यूज होता है ना, हमने तो उसको भी यूज नहीं किया। हमने एक रेशियो को पकड़ा और रेशियो से बना दिया। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ ये भी मजेदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे भी आसान है, इससे भी आसान है ना। आइए हटाते हैं इसको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं, आपको फायदा करेगा ही करेगा। आइए इसको हटाते हैं। अब मेरे बात को समझिएगा, आगे का कहानी क्या है। प्रिंसिपल कितना दे रखा बेटा? 80,000। एक्सक्यूज मी, सॉरी। प्रिंसिपल दे रखा 80,000। इसमें होगा क्या कि जो ब्याज है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तब बनता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। 20% है तो हाफ ईयरली की वजह से कितना हो जाएगा? 10%। और टाइम कितना हो जाएगा? 4 साल। 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10/100। 0 से 0 गया तो 1/10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ना नीचे से ऊपर ऐड कर दीजिए, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11/10। ये आपका बन गया अमाउंट। ये ब्याज था, जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़े तो बन गया अमाउंट। बात समझ में आ रहा है ना? मूलधन में ब्याज को अमाउंट कैसे निकलता है? मिश्रधन। सर प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल दिख रहा है 10 रुपया और ब्याज दिख रहा है 1 रुपया, तो 11 हो गया ना? 11 हो गया ना 10 के प्रिंसिपल पे, तो 11 हो गया 10 के प्रिंसिपल पे। कितने बार? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। 4 साल के लिए। अब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 10% का मतलब 10, 1/10, 1/10 में 10 में 1 ऐड किया तो 11/10। 4 साल है तो 4 बार। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 11 से 4 बार गुना होगा। 11 से 1 बार भी गुना हो गया तो ऑप्शन में आंसर मिल गया। जो ऑप्शन 11 से पूरी तरीके से कट जाए वही आंसर। जो ऑप्शन 11 से पूरी तरीके से कट जाए वही आंसर। एक तो तरीका हमने आपको बताया कि जोड़ा बना बना करके चेक कर लीजिए। एक तरीका और बताते हैं 11 से कटने का। अच्छा, सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर ऑप्शन नंबर ए? आप अपने मर्जी से आप ऐसे क्यों बोल सकते हैं? हम बैंक में रखें 80,000 रुपया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। रेट कितना है इंटरेस्ट का? 10%। 80,000 रुपया रख रहे हैं, 4 साल के लिए रख रहे हैं और रेट है 10%। 4 साल के बाद 80,000 रुपया केवल 17,000 रुपया बढ़ेगा क्या? 97,000 होगा क्या? तो बुद्धि भी बता देता है कि आंसर नहीं होगा। और हमको क्यों लगा कि आंसर नहीं होगा? क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं तो आप जब गुना करिएगा तो गुना करिए यहाँ पे अंत में ऐसे देखिए, लास्ट डिजिट 1 कम 1 कम 1 कम 1 और 1 अठे 8, यानी आखिरी संख्या कितना चाहिए? 8 चाहिए। और 8 इसके अलावा कहीं पे है भी नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? बहुत तरीका है क्वेश्चन को सोचने का, बहुत तरीका क्वेश्चन को सोचने का। हम क्या बोले आपको कि मल्टीप्लाई करिए, जीरो को तो हटा दीजिए। 1 2 3 4 जीरो हट गया, 1 2 3 4 जीरो हट गया, बचा कितना सर? 8 गुने 11 का आखिरी संख्या 1, 11 का आखिरी संख्या 1, 11 का आखिरी संख्या 1, 11 का आखिरी संख्या 1 की लास्ट डिजिट मेथड। ये भी मेथड है, ये लास्ट डिजिट मेथड, लास्ट 2 डिजिट मेथड, लास्ट 3 डिजिट मेथड, ये तीनों सीखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। तो 8 एकम 8 एकम 8 एकम 8, तो लास्ट डिजिट कितना मिलना चाहिए? 8। जिसका अंतिम अंक 8 वही हमारा आंसर। 00084 आंसर। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2016 क्यों दिया था ऐसा ऑप्शन? चेक कर रहा था कि कौन है वहां पे टाइप कर रखा। बात समझ में आ रहा है क्या? चेक कर रहा था ना, तो हो गया यहाँ पे। यानी अगर कोई बच्चा होता मेरे से पढ़ा हुआ तो क्या करता ना, 80,000 का जीरो को हटा करके यहाँ से 8 ले लेता, हाफ ईयरली देख लेता, अर्धवार्षिक, और इसको 2 को 10 बना देता और 10 बना देता। जितने बार भी बनाता 10 4 बार बनता कि 5 बार बनता, 8 एकम 8 एकम 8, जिस ऑप्शन में 8 रहता वो आंसर करके आ जाता। तो सोचिए पहली बार आप सबसे पढ़ रहे तो आपको इतना आसान लग रहा है मैथ्स, आगे क्या होगा जब एग्जाम तक आप हमसे पढ़ लीजिएगा तो उसका अंजाम क्या होगा। एक बच्चा बोला सर हमको तो ये भी समझ में नहीं आया कि लास्ट डिजिट क्या होता, हमको तो ये भी समझ में नहीं आया कि अनुपात कैसे निकाले, हमको तो ये भी समझ में नहीं आया कि अंदाज कैसे लगाएं। तो हम बोलेंगे कि साधारण ब्याज निकालने आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है मानते हैं, साधारण ब्याज निकालने आता है? बोला हाँ सर आता है। कैसे निकालता है बाबू? तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 बचपन से पढ़े हैं। तो हम बोलेंगे बस इतना
कि साधारण ब्याज अगर 5 रुपया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 5 रुपया से थोड़ा ज्यादा होगा। साधारण ब्याज अगर 15 रुपया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 15 रुपया से थोड़ा ज्यादा होगा। साधारण ब्याज अगर 25 रुपया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 25 रुपया से थोड़ा ज्यादा होगा। यही तो बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, नहीं आता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, मत ना निकालो, साधारण ब्याज निकाल दो ना। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका सर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 80,000, कितना है 80,000। रेट कितना है 20% है, हाफ ईयरली की वजह से 10%। टाइम कितना है 2 साल है, हाफ ईयरली की वजह से 4 साल। टाइम कितना है 2 साल है, हाफ ईयरली की वजह से 4 साल। जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म, जीरो खत्म। 8 चौके कितना हो गया 32 और 3 जीरो आ गया 32,000। तो अगर हम अमाउंट पूछे कि कितना होगा तो बोलेगा अमाउंट तो सर प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट को आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका है 80,000, ब्याज आपका आया 32,000, इसको जोड़ दीजिए, आपका मिश्रधन हो जाएगा 2 8 9 10 11 1,12,000 है ना, हो जाएगा क्योंकि विल लगा हुआ, हो जाएंगे लगा हुआ तो अमाउंट है विल 1,12,000। तो ये तो निकला साधारण ब्याज। हमसे पूछा था क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज से थोड़ा ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज, 1,12,000 से थोड़ा ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज 1,17,128। ऐसे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, आखिरी संख्या भी कितना चाहिए 8 चाहिए, और इस तरह से भी क्वेश्चन को अप्रोच में हम लोग ला सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। आइए आगे। तो बहुत तरीका है क्वेश्चन को देखने का, है ना। इसको देखिए, बोलता है कि मदन एक टेबल खरीद के लाता है 13,500 में और उसको 11,000 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उसका लॉस का परसेंटेज कितना हुआ। मदन एक टेबल खरीद के लाया 13,500 में, उसको 11,000 में बेच दिया, तो उसको हानि का प्रतिशत क्या हुआ। हानि का फॉर्मूला लगा दीजिए, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए, खरीद के लाया कितना में 13,500 में, सीपी प्राइस है 13,500, बेचा कितना में बेटा 11,000 रुपया में। साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ 2500 का, 13,500 मिला 11,000 बेच दिया, लॉस कितने का हुआ 2500 का। हमसे पूछा लॉस परसेंट निकालना, तो लॉस बाई सीपी इंटू परसेंट होगा। ये होता है ना हानि की प्रतिशत, हानि हमेशा क्रय मूल्य पे अंका जाता है, तो हाँ लॉस बाई सीपी इंटू परसेंट होगा। लॉस कितने का हो गया सर इसको 2500 का, है ना 2500 का। कितने पे लॉस हो गया 13,500। यही लॉस परसेंट है। लॉस निकालने का तरीका ये है कि हम जितना का लॉस होता है या प्रॉफिट होता है ऊपर लिखते हैं, और जिस पे खरीदे हैं वो नीचे लिखते हैं। जितना का लाभ हानि वो ऊपर, जिस पे खरीदा गया वो नीचे। 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। ठीक है, और देखिए कितना हो गया 25 बाई 135। इसको काटते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 13, 5 सत्ते 35, 5 बाई 27% आया। कितना आया 5 बाई 27%, है ना। क्योंकि इसको हम काटे तो ऊपर में 5 पचे 25 आ गया, नीचे में 5 दूना 10, 3 बचा, 5 7 35, 5 बाई 27%। अब इसको हल करना होगा। एक बात समझिएगा, आइए एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बहुत कॉन्सेप्ट है गणित में, आप समझ जाइएगा तो आपको मजा आएगा।
फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, यानी इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो परसेंटेज छोटा होगा, अगर डिनोमिनेटर घट रहा है यानी छोटा हो रहा है तो परसेंटेज बढ़ेगा। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो परसेंटेज कम हो जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू कम हो रहा है तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये आपको नॉलेज पर रखना है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो परसेंटेज कम होगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो परसेंटेज ज्यादा होगा। हम इसको ऐसा सोचते हैं, ऐसा अंक बनाने का कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से कट जाता है। इसके नजदीक में कौन है जो पूरी तरीके से कट जाता? वो है 25, है कि नहीं? 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब प्रतिशत को अगर हम 100 मान ले, इसको 100 ही मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। 5 है और ये है 25, प्रतिशत को अगर हम 100 मान ले तो 25 चौके 100, 5 चौके कितना होगा? 20%। यानी अगर नीचे वाला 25 होता, अगर डिनोमिनेटर 27 से 25 हो जाता यानी कम हो जाता तो परसेंटेज 20%। परसेंटेज कितना? 20%। अगर नीचे 25 होता तो परसेंटेज कितना है? 20%, है ना। लेकिन डिनोमिनेटर है 27 यानी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। जब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये जो परसेंटेज होगा ये 20% से कम होना चाहिए, ये 20% से कम होना चाहिए। तो जो ऑप्शन 20% से कम होगा वो मेरा आंसर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? एक बार और मेहनत करेंगे। जब हम आपको हम भागते नहीं है क्वेश्चन को बनाए चलो आगे हो गया, नहीं, मेहनत करेंगे। एक बार नई कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एक बार और सीख लेंगे, क्या दिक्कत है? एग्जाम में बनाना है, मकसद क्या है? जल्दी जल्दी खत्म करके भागना या एग्जाम निकालना? मकसद तो मेरा और आपका एक ही है ना कि एग्जाम क्रैक करना है। तो कॉन्सेप्ट तो अब इसको हम लेकर के इसको घिसते रहे, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, वो तो आप कर ही रहे हैं, सब कर रहा है, टीचर भी कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहा है। नहीं चलता वैसे काम। एनटीपीसी क्वालिफाइड खड़े हैं आपके सामने, एनटीपीसी क्वालिफाइड है, एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाइड है, एसएससी क्वालिफाइड है, दरोगा क्वालिफाइड है, फिजिकल में फेल हो गए थे, लेकिन रिटन क्वालिफाइड है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो मालूम है कि कैसे पढ़ाना है, मालूम है। मेरे से बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि हम कहाँ कहाँ क्वालिफाइड है, कौन कौन एग्जाम निकाले हुए हैं। अरे हम तो निकाल दिए, चलो घिस पीट के निकाल दिए। मेरा बच्चा जो मेरे से पढ़ा हुआ वो लोग कहाँ कहाँ है, वो लोग कहाँ कहाँ निकाला हुआ, आज किस कहाँ कहाँ जॉब। तो ऐसे घिसा पीटा मेथड से नहीं निकलवा पाए, कुछ अप्रोच सिखा पाए। भागा भागी में तो नहीं हो सकता ना। ऑनलाइन क्लास है, यहाँ कोई आपको चार दीवारी पे पकड़ करके तो नहीं रखा ना। आपको आपका मजबूरी, आपको आपका चाहत, आपका आपका ख्वाहिश, आपको आपका सपना, ये जो सपना है, कहाँ गया सपना, कहाँ गया सपना? सपना यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ सपना। आपका जो सपना है यही आपको यहाँ पकड़ करके रख सकता, बाकी हम तो पकड़ करके आपको नहीं रख सकते ना, है ना। बाकी जाइए कहीं भी जा करके एक बार क्लास करिए और फिर वापस, जब मेरे से 2-3 क्लास कर लीजिए, फिर कहीं भी क्लास कीजिए, आप खुद बोलिएगा नहीं नहीं आप ही पढ़ा दीजिए। ये होता है, ये होता है और ये होता चला आएगा, ठीक है, ये होता चला आएगा। मेरे बात को समझिएगा। हम आपको बस एक ही चीज बताएं कि डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा तो परसेंटेज कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर जब कम होगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। यही तो बात बताया, सिंपल सा है ना बेटा। अब मेरे बात को ये है कि 13,500 में खरीद के लाया, 11,000 में बेच दिया, तो कितना का नुकसान किया? तो सर लॉस किया ना। लॉस निकालने का तरीका है सीपी माइनस एसपी, तो दोनों को घटाइएगा तो निकल जाएगा 2500। 2500 को नुकसान किया, नीचे हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 13,500, ठीक है। 0 0 हटा दिए, 0 0 हटा दिए, 5 से काटे 5 पचे 25, 5 से काटे 27 बार में। परसेंटेज में आंसर जब भी चाहिए तो 100 लिख दिए, तो 5 बेटा 27 तो कटेगा ही नहीं सर, नहीं कटेगा ना। तो हम इसको इस तरह से कोशिश किए लिखने का कि पूरा पूरी कट जाए, तो हम अपने मन से 5 को 27 की जगह उसके नियरेस्ट नंबर को रखे 25, जो पूरा पूरी कटता है। 25 चौके 100, 5 चौके 20%। लेकिन हमको बताना था 5 बेटा 27 गुने 100,
सर 25 की जगह 27 ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर को जब बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज 20% से कम होना चाहिए, 20% से कम केवल एक बार था। ये क्यों बोला गया था, ऐसा ऑप्शन क्यों देता है? वो ऑप्शन ऐसे भी तो दे सकता था 18 17, दो ऑप्शन भी तो दे सकता था 20 से कम। वो क्यों इस तरह से दे रहा है, जरा सोचिए ना बैठ करके। हम अगर अपने से क्वेश्चन दें तो फिर अलग बात है। आप 30 मार्च 2016 शिफ्ट 1 रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी 2014 और एनटीपीसी एग्जाम 30 मार्च 2016 का सेट निकाल करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके इस क्वेश्चन को ढूंढ करके सोचिए ना जरा सा कि ऐसा ऑप्शन वो क्यों बनाता है। अगर ऐसा ऑप्शन वो बना रहा है तो इसके अनुसार पढ़ना चाहिए कि वही घिसा पीटा मेथड से पढ़ना चाहिए। अप टू डेट अगर क्वेश्चन को पैटर्न को बदला है, क्वेश्चन वो चाहता है कि ऑप्शन से खेला जाए, तो हम फिर भी अगर वहां पे नहीं जा रहे हैं तो एग्जाम निकल पाएगा। आप सोचिए ना जरा सा, है ना, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आए क्या? ठीक है, एक और बात बता देते हैं। एक होता है रेसिप्रोकल वैल्यू। क्या होता है रेसिप्रोकल वैल्यू? जैसे 100/27 होता है ना, तो इसको हम लोग याद रखते हैं 3.7, और 100/37 होता है ना, तो इसको हम लोग याद रखते हैं 2.7। यानी 27 है तो ऊपर में 3.7 और 37 है तो ऊपर में 2.7, ये मल्टीप्लाई करके आता है रेसिप्रोकल वैल्यू। ये सीखेंगे हम लोग 1 से लेकर के 50 तक का, 1/1, 1/2, 1/3, 1/50 तक का रेसिप्रोकल वैल्यू क्लास में सीखेंगे, लेकिन ज्वाइन करना होगा, क्लास में आते रहना होगा। तो 100/27 है तो होता है 3.7 और 100/37 है तो होता है 2.7। ये आपको अगर मालूम होता तो इस क्वेश्चन को बनाने में दम नहीं लगता। सर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस हुआ 2500 का, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है 13,500, 0 खत्म 0 खत्म, 5 बचे 25 और ये हो गया 27, और यहां ले लिए परसेंट का 100, अब 5/27 का मतलब होता है सर 3.7। अच्छा सॉरी, ये 100/27 का मतलब होता है सर, ये 100 है और ये 27 है, इसका मतलब होता है 3.7 इंटू 5, जो ये वाला 5 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना बेटा, 100/27, 100 ऊपर 27 नीचे का मतलब 3.7 इंटू 5। तो 5 सत्ते 35 का 5 हाथ बचा 3, 5 या 15, 16 17 18, 18.5 आंसर, 18.5 आंसर। रेसिप्रोकल वैल्यू भी जानिए। हर वक्त घिसा पिटा मेथड से एग्जाम क्यों निकालने की कोशिश करते हैं, सीखिए ये सब तरीका। आइए आगे। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? साधारण ब्याज का अनुपात अगर कभी भी पूछ दे तो साधारण ब्याज का अनुपात उसके समय के अनुपात पर निर्भर करता है। समय का अनुपात अगर A/B तो ब्याज का अनुपात भी A/B पूछा गया है ना क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर समय का अनुपात है A/B तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अनुपात भी होगा A/B। बहुत आसान है। तो हमको बोला है एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष, अगर समय का अनुपात है 6:12, काट के 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो फिर साधारण ब्याज का अनुपात भी हो जाएगा 1:2। तो साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 होगा। कहानी खत्म। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख जाइए। हम क्या बता रहे, अप्रोच, किसी भी क्वेश्चन में लंबा चौड़ा कहानी नहीं है ना। तो क्या समझ में आया कि साधारण ब्याज का अनुपात समय का अनुपात के बराबर होता है। समय का अनुपात निकाल दीजिए, ब्याज का अनुपात निकल जाएगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? एक ट्रेन है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो मेरे बात को समझिएगा एक बात कि किलोमीटर पर आवर है, उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग गुना करते हैं 5/18 से, और मीटर पर सेकंड है उसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग गुना करते हैं 18/5 से। आसान है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रेन का स्पीड, स्पीड कितना दे रखा है देखिए, तो ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर किस में मांगा है, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, और आंसर किस में मांगा है, मीटर में। यानी कहीं ना कहीं यूनिट को छोटा कर रहा, कहीं ना कहीं यूनिट को छोटा कर रहा। यानी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा और आंसर मांग रहा है मीटर में, है ना बेटा। तो मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 5/18 से। 9 दूनी 18, 9 8 72, 2 1 2, 2 चौके 8, 4 5 कितना आ गया 20। यानी स्पीड हो गया सर 20 मीटर पर सेकंड। जब हमने 5/18 से गुना किया तो स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। टाइम सर दे रखा था, कितना दे रखा था टाइम, 15 सेकंड। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 15 सेकंड। कितना दे रखा था टाइम, 15 सेकंड। और हमसे पूछा था कि दूरी तय करो। हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड का, टाइम है 15, 15 को 20 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 मीटर। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कितना आ जाएगा 300 मीटर। और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, cos -780 डिग्री का मान क्या होगा, cos -780 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है, मान लेते हैं ना, ऑप्शन ले लेते हैं ना। 1/√2, √3/2, 1/2, √3, 4 ऑप्शन ले लिए। ठीक है, 30 मार्च 2016 शिफ्ट 2। cos 780 का मान क्या होगा, 780। मैक्सिमम एक चक्कर कितना होता है बेटा, 360। तो 360 जितने बार आ रहा है उसको कैंसिल कर देना, जो बचेगा उसको रख लेना। ठीक है, जो बचेगा उसको रख लेना। तो cos 360 एक बार आ रहा है, फिर 360 एक बार आ रहा है, क्योंकि 36 36 हो गया 72, 720 हो गया, 780 में से 720 चला गया तो बचा कितना 60, है ना। 780 है ना, तो 360 360 जितने बार आ सकता है उसको रख लेना। तो 360 एक बार आया, फिर 360 आया तो 36 36 72, 720 हो गया, 780 में से 720 निकल गया, बचा कितना 60। अब जो 360 हटा उस सबको हटा देना, बचा कितना cos 60, cos 60। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है तुमको क्या, सर नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, कि हमेशा याद रखना कि 30 डिग्री में यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2 और यहाँ होता है √3। और 60 डिग्री में क्या होता है ना, 60 डिग्री में क्या होता है कि जहां 2 है यानी कर्ण में वो तो वहीं रहेगा, बस बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह को बदल लेता है। यानी √3 जो बेस में था वो लंब में चला गया और जो लंब में था वो आधार में आ गया। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। सर साइन के बाद आता है cos, cos होता है सर b/h, b/h। बेस कितना है 60 डिग्री में 1 और h कितना है 60 डिग्री में 2, तो 1/2। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लगभग इसी से ही बना लेते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री अपना हो जाता है, काम हो जाता है उससे, है ना। यानी 70% क्वेश्चन तो इसी पे ही सॉल्व हो जाता है। तो b/h कितना आ गया 1/2। ठीक है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1/2। बोलता है कि एलसीएम ज्ञात करें 12 18 21 और 28 का। 12 18 21 और 28 का एलसीएम ज्ञात करें। इसमें मेरा फेवरेट मिल गया 12 18 21 और 28। वहां तो 7 11 13 था, 18 में हमको मिल गया 9 इंटू 2। और 9 बहुत मजेदार चीज है, एलसीएम निकाल। एक तो तरीका है आप सीढ़ी बना लीजिए, आप गुना कर लीजिए, लेकिन एक तरीका मेरा भी तो है, मेरा तरीका भी तो यूज करके कभी एग्जाम देके देखिए कि एग्जाम में जादू की तरह गणित बनता है कि नहीं बनता है। देखिए तो सही एक बार मेरे से पढ़ के कि जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम में क्या रिजल्ट आता है, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने अब तक जहां भी पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, और एक बार मेरे से जो भी पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या है कंटेंट का, है ना। अगर हमको कभी भी 9 दिख जाता है ना बेटा, चाहे किसी में भी गुणनखंड में, जैसा 18 में 9 दिख गया, 36 में भी दिख जाता 9 चौके 36, 45 में भी दिख जाता 9 पचे 45, 81 में भी दिख जाता 9 9 81, 90 में भी दिख जाता 9 दहिया 90, 9 दिख जाता ना। अगर 9 हमको दिख गया तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्शन 9 से कट गया आंसर, जो ऑप्शन
9 से कट गया, 9 से कटने का मतलब जिसमें जोड़ करके 9 आ गया वो आंसर, जिसमें जोड़ करके 9 आ जाए वो आंसर। कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे बात को समझिएगा। आइए पहले सब बात समझते हैं। 9 का मतलब ये है ना, डिजिट सम है। एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज कैलकुलेशन या डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड ये बोलता है ना कि आप किसी भी संख्या को 9 को जीरो बना सकते हैं, किसी भी संख्या में 9 को जीरो बना सकते हैं। कैसे, मेरे बात को समझिएगा। 1 2 3 डिजिट सम बोलता है कि सब अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6। ये इसका डिजिट सम है। 1 2 3 4 इसका डिजिट सम, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। 10 अभी भी दो अंक है, तो 1 और 0 कितना हो गया 1। हमेशा आपको एक अंक लाना है। 1 2 3 4 5 इसका डिजिट सम निकालते हैं, तो 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15। 15 अभी भी दो अंक है, तो आपस में जोड़िएगा तो 1 और 5 कितना हो गया 6। ये इसका डिजिट सम हुआ, है ना। 1 2 3 4 5 6 इसका डिजिट सम निकालिए, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 16 17 18 19 20 और 21। 21 को लिखे 2 और 1, अभी भी दो अंक है, तो 2 और 1 को जोड़ के लिख दिए कितना 3। ये होता है डिजिट सम। डिजिट सम में एक चीज हमको मालूम होना चाहिए कि अगर हम उसके 9 को कैंसिल कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। 9 अगर आ गया तो 9 कैंसिल हो जाता है। कैसे, मेरे बात को समझिएगा। 5 और 4 कितना बन गया सर 9, कैंसिल हो गया, तो 3 तो 5 और 1 कितना आ गया 6। यहां देखिए 5 और 4 सर 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 सर 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 और 1 3। ये डिजिट सम है ना। जैसे एक और देखिएगा 1 3 5 2 4 7 6 8 2 1। अब इसका हमको डिजिट सम निकालना है, तो हम पूरे को नहीं जोड़ेंगे, जहां 9 दिखेगा उसको कैंसिल कर देंगे। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, बचा कितना 1। और कोई बचा क्या, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 1। इसका कितना आ गया 1। आप सबको जोड़ करके भी लिखते हैं ना, एक अंक बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो 1 ही मिलता है। बात समझ में आए क्या। तो डिजिट सम 9 वाला बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। हमको यहाँ मिला 12 18 21 और 28, 12 18 21 और 28। अब पूरा चैप्टर में अच्छे से हम आपको बताएंगे। ये डिजिट सम कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, 2 घंटे का क्लास है वो, 2 घंटे का, तो 2 घंटा खाली कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, डिजिट सम पे इतना कॉन्सेप्ट बनता है उस पे। 18 में हमको मिल गया सर 9 इंटू 3 9। 9 बोलता है कि आप किसी को भी किसी से गुना करिएगा 9 ही आएगा, यानी आप गुना करते जाइएगा 9 ही मिलेगा, जोड़ कर भी 9 मिल जाएगा। अगर एक बार हमको 9 मिल गया तो जिस ऑप्शन पे जोड़ने के बाद 9 मिल जाएगा वही आंसर। 8 और 1 9 कैंसिल, 2 बचा, 2 नहीं चाहिए सर। 5 और 4 9 कैंसिल, 2 बचा, 2 नहीं चाहिए सर। 5 6 7 8 9 9 चाहिए तो सर। 8 और 4 12, 12 का 3 3 नहीं चाहिए तो सर। यानी अगर हमको आंसर में कहीं ना कहीं 9 दिख जाए, कहीं ना कहीं 9 दिख जाए, तो जिस ऑप्शन में जोड़ करके 9 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। इस तरह से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। सर अगर 2 ऑप्शन में 9 मिलता तो हमने क्या बोला, उसका कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। 2 घंटे का तो कॉन्सेप्ट चलेगा, उसमें फिर रेंज लगता है, रेंज। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर को शुरू नहीं किए हैं, तो बस अभी इतना आप समझते चलिए। अप्रोच है ना कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है। वो बोलता है कि c-3 का होल क्यूब है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आपको ये मालूम है क्या, a-b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। बताइए बताइए। हाँ ठीक, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ये होता है ना बेटा।
a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab² माइनस 3a² ये तो होता है। इसका मतलब ये है सर कि अगर हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब ही समझ ले, c माइनस 3 का होल क्यूब जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि पैटर्न जो है वह ऐसे चलता है, निगेटिव पॉजिटिव, या यहां से ले लेंगे नहीं तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी जो a माइनस बी का होल क्यूब उसका पैटर्न ही पॉजिटिव निगेटिव है। अगर वो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन एक स्टूडेंट जिसको दिमागी स्कूल तक का है, 7वां 8वां से ऊपर दिमाग नहीं गया, वो a माइनस बी का होल क्यूब पूरा करते रहेगा बैठ करके। आप मत करना वैसे, आप देखना एक बार क्वेश्चन को, भाई ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब बोलता है पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ये हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों देता है एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन, आखिर क्या वजह है? वो नहीं चाहता है कि भीड़ वाला बच्चा आए मेरे पास, वो मास्टर आपको नहीं बनाना, वो तो चेक कर रहा है कि कौन कम समय पे ज्यादा काम कर सकता है। ऐसे सोचना था, तो गणित के अंदर भी रीजनिंग लग जाता है ना, ऐसे सोचना था। और क्वेश्चन है, ठीक है, बोलता है कि यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसका परिमाप 34 है, परिमाप यानी पेरीमीटर 2l + b 34 है। यदि एक आयत का परिमाप 34 है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण कितना दे रखा है इसका 13 सेंटीमीटर। मेरे बात को समझिएगा, ट्रिपलेट 5 12 13 3 4 5 7 24 25 9 40 41 बहुत है, आपको रटना नहीं है, हम कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देंगे। जैसे अगर 13 है तो बाकी दो 5 और 12 ही होगा, अगर एक वैल्यू 5 है तो बाकी दो 3 और 4 ही होगा, अगर एक वैल्यू 25 है तो बाकी दो 7 और 24 ही होगा, अगर एक वैल्यू 9 है तो बाकी दो 40 और 41 ही होगा। ऐसे आपको वैल्यू को मालूम होना चाहिए और रटना नहीं है। जैसे छोटा 5 है ना तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो एक वैल्यू से पहले वाला 12 और एक वैल्यू उसके बाद वाला 13, तो होता है 5 12 13। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, वो हम आपको बताएंगे क्लास में, है ना। लेकिन आपको ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। अगर विकर्ण दिया हुआ 13 तो बाकी होगा 5 और 12, बाकी होगा 5 और 12, एक वैल्यू अगर 13 है तो बाकी होगा 5 और 12, अगर एक वैल्यू 5 है तो बाकी होगा 3 और 4, अगर एक वैल्यू 25 है तो बाकी होगा 7 और 24, एक वैल्यू 41 है तो बाकी होगा 9 और 40। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 5 और 12। हमसे बोला है कि एरिया ज्ञात करिए, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है बेटा इसका 5, चौड़ाई कितना दे रखा है 12, 12 पचे कितना होता है 60। क्वेश्चन का आंसर। आप बोलिएगा सर 12 तो यहाँ होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 कहीं भी लिखिए, 5 कहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 तिया 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, 12 पचे 60 होगा, 5 12 का 60 होगा, आंसर 60 होना चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपलेट आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ट्रिपलेट, है ना। आइए, बोलता है कि एल और एम किसी काम को 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं, यदि ये एक साथ मिलकर के काम करे तो काम कितने दिनों में उस पूरा करेंगे। मेरे बात को समझिए, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, ठीक है, इसको हम बना दे रहे हैं, बहुत लोग बनाता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को बनाना जरूरी है क्या? अरे नहीं जरूरी है, अप्रोच सीखना है, आया हुआ एनटीपीसी में, आने दो, है ना। मेरे बात को समझिएगा, एल बोला कि हम किसी काम को 30 दिन में कर देंगे, एम बोला कि हम उसी काम को 90 दिन में कर देंगे। आप रेशियो मेथड यूज करते हैं, एलसीएम मेथड यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत मेथड यूज करते हैं, हम भी कोई मेथड से ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम निकालने का पॉइंट तो अलग है ना बेटा। मैथ्स आप जान गए, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है। मेरे बात को बोलिएगा, एल कितने दिन में काम करता है? 30 दिन में। एम कितने दिन में काम करता है? 90 दिन में। अब बोला, हम बोले ना एल तुम कितना दिन में काम कर देगा बाबू? बोला हम 30 दिन ले लेंगे। हम बोले एम तुम कितना दिन में काम कर देगा बेटा? बोला 90 दिन में कर देंगे। एल और एम को दोनों को साथ में काम कराएंगे तो आप खुद सोचिए, एल अकेले काम करता तो इस 30 दिन में कर देता,
एम अगर मदद करने के लिए आ गया तो काम तो 30 दिन से पहले हो जाएगा ना। एल अकेले काम करता, एल का मतलब आप समझ जाइए, एल का कोई नाम ले लीजिए ना। एल अगर अकेले काम करता, मोनू है, मोनू अगर अकेले काम करता तो बोलता कि हम 30 दिन में कर देंगे। हम बोले ठीक है मोनू तुम 30 दिन में काम कर देगा ना, हम तुम्हारे साथ सोनू को भी काम में लगा देते हैं। तो काम 30 दिन से जल्दी होगा कि पहले बाद में होगा? जाहिर सी बात है, जब एक आदमी अकेले 30 दिन में कर देता है तो दो आदमी मिलकर के तो काम को जल्दी कर देता। तो हमसे पूछा है कि अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? सर 30 दिन से पहले हो जाएगा, 30 दिन से पहले यही है, बाकी सब तो 30 दिन से ज्यादा है। बस प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग। क्लियर है क्या? क्यों क्वेश्चन आता है ऐसा? एक बार बैठ करके सोचिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ने से एग्जाम निकलेगा या ऐसे सोचने से एग्जाम निकलेगा? मेथड तो हम भी सिखाएंगे, लो मेथड सिखाते रहे। एल बोला कि हम 30 दिन में काम कर लेंगे, एम बोला कि हम 90 दिन में काम कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कुल काम निकल जाएगा। कुल काम निकल गया, यहां क्षमता निकाल लेंगे, 30 तिया 90, 90 कम 90, क्षमता निकाल लिए। अब दोनों मिलकर के काम करेगा, काम बराबर होता है क्षमता गुना समय। कितना काम करेगा? 90। दोनों मिलकर के कितना का क्षमता लगा रहा है? ये 3 का और ये 1 का, यानी 4 का क्षमता। और समय पूछा है तो समय हो गया सर 90/4, 2 दूनी 4 और 2 से गया 45 बार में। 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 22 दूना 44 हो गया सर, यहाँ 1 बचा, 22 1/2 आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत था सर, हम अपने दिल से पूछते हैं। ये जो रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था, इसमें इतना टाइम दे करके आकर के घर में सोचना था सर, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं बचा, टाइम बचता तो पूरा बना लेते। टाइम बचता कैसे? तुमने हर आसान आसान क्वेश्चन में अप्रोच मेथड लगाया, तुमने बुद्धि नहीं लगाया। बुद्धि तो ये था कि एक आदमी अगर अकेले 30 दिन में काम कर लेगा तो दो आदमी मिलकर के 30 दिन से कम समय पे काम करेगा, और 30 दिन से कम समय हमको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। बोलो बात समझ में आया क्या? तो यह है पढ़ाने का तरीका। अब तुमको देना है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा दिए बिना तो तुम पास नहीं हो सकते बेटा। गुरु दक्षिणा यह है कि सब्सक्राइब करो और जरूर लाइक करो वीडियो को, और कमेंट करो और बताओ कि कितना अच्छा अनुभव रहा। और कुछ हमको अगर सुझाव देना चाहते हो पढ़ने के लिए तो कमेंट करके सुझाव दो, तुम्हारे सुझाव का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।